ये कोई आम किताब नहीं है और इसमें हालांकि बहुत जानकारियाँ हैं, लोगों की कहानियाँ हैं, उनके संघर्ष की, उनके दुख की, लेकिन इसे लिखना आसान काम नहीं। जिस तरह से ये वर्ष दर वर्ष लिखी गई है उसमें जाहिर ही है कि सबसे पहले तो भाषा को उनके बीच जाकर घुलना मिलना पड़ा होगा। आप जरा कल्पना कीजिए, क्यों वो अपना दुख आपके सामने खोलें, क्यों वो अपनी बात आपके सामने रखें, वो सबसे पहले आप पर शक क्यों ना करें कि आप क्या सोचकर उनके पास गए हैं। उन्होंने इतने दुख तकलीफ सही है कि वो क्यों आपसे बात करें। तो उनका विश्वास जीतना सबसे पहला काम रहा होगा भाषा का, और तभी वो सफल रही। और जाहिर है कि इसलिए उसने इसमें एक अध्याय लिखा है कि कैसे में बनी महिला ढोने वाली पत्रिका। तो जाहिर है कि उसको बार बार लिखना, और जाहिर है अपने साथियों की तमाम तरह के तंज और निशाने और ताने कि अच्छा अभी तक वही कर रही हो, अभी तक वही कर रही हो। अरे भाई, अभी तक वो काम चल रहा है, अभी तक वो काम चल रहा है, अभी तक वो काम चल रहा है। भाई जब तक वो नहीं रुक जाता तब तक इसका संघर्ष भी कैसे रुक सकता है। लोग इस बात को समझते क्यों नहीं, खासतौर पर जो पत्रकार है। बहरहाल तो मैं अब भाषा से ही कहूंगा कि तुम आओ और यहाँ आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अदृश्य अब अदृश्य नहीं है, ये यहाँ जो लोग आए हैं वो सब जानते हैं, और यहाँ से बाहर जो लोग हैं, जो महिलाएं यहाँ मंच पर बैठी हैं, वो ये सब संदेश बाहर दे रही हैं। और आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जो किताब लिखी गई उनमें से कुछ लोगों के जीवन को, जिनको बहुत करीब से देखा सुना, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है कि आज इस मौके पर महजबी हैं, लालीबाई हैं, सरोज हैं और नारायण अम्मा हैं। इस किताब का सपना बहुत बाद में आया, किताब तो कभी सोची नहीं, लेकिन 2003 से जो पहले सबसे पहले श्रीलता स्वामीनाथन ने इस कुप्रथा के बारे में बताया कि चल रही है, तब से लेकर आज 8 जून 2012 तकरीबन जितने साल हुए आप सब जानते हैं। एक ऐसी अदृश्य दुनिया, अदृश्य के बारे में बहुत अच्छा बताया विल्सन ने, और इसका नाम इसीलिए अदृश्य भारत रखा भी गया ताकि वो सीधे सीधे एक सवाल आपके बीच पेश करे। किताब आपके सामने है, मैं खाली 2-3 चीजें यहाँ कहना चाहूंगी जो इस किताब को लिखते समय, जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग सालों में अलग अलग जगहों पे जाके लिखे, फिर जब किताब के रूप में आई तब उसको दोबारा लिखा, दोबारा कई जगहों पे गए, 10-11 राज्यों का लेखा जोखा, और बाकी जो राजनीतिक कानूनी लड़ाई, और उससे भी बड़ी जो जाति प्रथा की जकड़न है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो महिलाओं पर शोषण है उसको लेकर फोकस इसमें किया है। 2 सवाल मेरे जहन में हैं, और अगर आपके जहन में भी इस किताब के जरिए पहुंच पाए कि आज के दौर में डी-कास्ट होना कितना जरूरी है, डी-क्लास होना कितना जरूरी है, और क्या वाकई जो हमारी मौजूदा सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है वह ये होने दे रही है। मेरा बहुत सीधा सा मानना है कि आजादी के 6 दशक बीतने के बावजूद अगर महिला प्रथा मौजूद है, इसके अलावा अगर सीवर में आज भी लोग उतर रहे हैं और मर रहे हैं, उसकी सीधी और एक सिंपल सी वजह है कि जो योजनाकार हैं, जो प्लानर्स हैं, जो राजनीतिक सत्ता है, उसका माइंडसेट कास्टिस्ट रहा है, जातिवादी रहा है। उसके अलावा यह असंभव है कि जिस दिल्ली में हम आप बैठे हैं, हमारे बीच मीना आई हैं, बहुत शुक्रिया मीना, आप यहाँ आई। मीना यहाँ दिल्ली में रहती हैं, शाहदरा के पास। जब मैं आउटलुक में थी और स्टोरी करने गई तो लोगों ने माना ही नहीं कि दिल्ली में भी लोग महिला ढो रहे होंगे, और महिला ढोने के चलते क्या क्या जिंदगियां तबाह हो सकती हैं, इनको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा सवाल है कास्ट का, या ये जो सवाल है मैनुअल स्कैवेंजिंग का, ये सवाल जो हमारी जो राजनीतिक सत्ता है, जो हमारे बीच जो जातिगत व्यवस्था है, वो सारे ताने बहुत मिले जुले हैं, उनको अलग अलग करके काट देना बहुत सुविधाजनक है।
ये हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा और इसका जवाब हमें खुद ही पाना पड़ेगा और मांगना पड़ेगा। जो तमाम औरतें मांग रही हैं, जब वो टोकरियां जला रही हैं, नारायण अम्मा आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई की किताब में है जिसमें वो दीवार तोड़ रही हैं शौचालय की। तो जब ये औरतें तोड़ सकती हैं, मतलब ये सिस्टम में भी ये है कि जो औरतें जो भुक्तभोगी हैं वही आए, वही जलाएं, वही तोड़ें, तब तो ठीक है। लेकिन आप जो जा रहे हैं, जिनका मलमूत्र वो महिलाएं उठा रही हैं, उनको चिंता नहीं। और हकीकत 2012 में भी यही है कि जितने भी नागरिक समाज की हम बातें कर लें, लेकिन व्यापक नागरिक समाज, व्यापक दलित आंदोलन दोनों के एजेंडे पर मैला ढोने की व्यवस्था का खात्मा नहीं रहा है। कई साथियों ने कहा कि तो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये तो खत्म ही हो रही है भाई, इस पे क्या इतना रोना गाना, इस पे क्या इतना लिखना है। सही बात है, खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हकीकत ये है कि आज जो सेंसस हमारे बीच आया है, जनगणना आई है, उसने जैसे भी आंकड़े पेश किए उसने बता दिया है कि 7 लाख करीब 40,000 से ऊपर शुद्ध शौचालय हैं जिनको इंसान साफ कर रहे हैं। ये हम आप नहीं बात कर रहे हैं, ये बेजवाड़ा दर्शन सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ रहे हैं। ये यहाँ आसिफ हमारे साथ आए हैं। आसिफ आपका बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ मध्य प्रदेश से। तो ये लोग नहीं है जो डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर करके कोर्ट में दे रहे हैं। अंधा कोर्ट है, अंधी सरकार है, इसको नहीं दिखाई दे रहा। जनगणना को भी मानना पड़ गया कि 7 लाख से ऊपर शुद्ध शौचालय हैं जिनको इंसान साफ कर रहे हैं। और उससे भी मजेदार बात है, वही जनगणना कहती है कि 4 लाख से ऊपर ऐसे हैं शुद्ध शौचालय जिनको जानवर साफ कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे उन्होंने आंकड़ा जमा किया, मैं खाली कह रही हूँ कि ये आज की स्थिति है 2012। तो विकास के जो सारे दावे और नारे हैं उनका मुखौटा खुद जनगणना के आंकड़े, मतलब बाकी जो आंदोलन कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे सामने ये आज की तारीख में 2012 में हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि कितने लोगों की जिंदगियां हमने अपने इस सभ्य समाज ने अपने मलमूत्र से दबा रखी है, उनको ढकेल रखा है उस नर्क में, और हम उन्हें देखना नहीं चाहते। दिल्ली में कौन, हम आप सब बैठे हैं, कितने लोगों ने नहीं देखा होगा कि लोग सीवर साफ कर रहे हैं। हमारे आपके घर के सीवर जाम होते हैं, सड़क पे होते हैं, हम लोग बुलाते हैं, साफ करवाते हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि वो अंदर घुस रहा है तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से वो कास्टिस्ट माइंडसेट में ये ट्रेन किया गया है। और यहाँ मैं एक चीज कहूंगी कि इस किताब के जरिए या इस काम के जरिए मैंने जाति से पहला मेरा एक्सपोजर अपने जीवन में, मेरे पृष्ठभूमि के चलते कभी जाति से एक्सपोजर नहीं रहा। मेरा पहला एक्सपोजर कि जाति क्या है इस किताब के जरिए हुआ, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने काम करना शुरू किया तो तमाम महिलाओं ने एक ही सवाल पूछा, कौन जात हो? बिहार में गई, कौन जात हो? यूपी में गई, क्या जात है? आप दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में जाइए तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी क्या जात है। गुजरात में पूछे तो लोग बोलते हैं कि अच्छा माथुमेलू। सबसे पहले वहीं पे ये मुझे तमगा मिला कि मैं माथुमेलू पत्रकार हूँ, क्योंकि उनको लगा कि इसी समुदाय के लोग इस दर्द को समझ सकते हैं। वो जैसा भी नीलाभ जी ने कहा, तो ये जो डीकास्ट होना है ये बड़ा मुश्किल प्रक्रिया है। हम सब अपने सरनेम को लेकर, बाकी सबको लेकर बहुत आराम से कह देते हैं कि हम नहीं है, लेकिन जाति एग्जिस्ट करती है और विद इन दिस कास्ट ये फीलिंग होना कि कोई और, ये भावना होना कि कोई और आ सकता है, क्लोजली एसोसिएट हो सकता है, ये इतना अविश्वास, सदियों का अविश्वास है। आजकल का नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो इसी प्रक्रिया में रही। तो उनके लिए ये मानना कि कोई और सोच समझ सकता है और उनके जीवन के तमाम रंग, मतलब सिर्फ ये कहना कि दुख दर्द नहीं है। सरोज दी के यहाँ जो मैंने बेसन की सब्जी खाई और उसकी जो उन्होंने पूरी डिटेल दी, अगर आप किताब देखें, अगर हिंदी पढ़ पाए तो उसमें मैंने बड़ा जिक्र किया है कि वो बेसन की सब्जी के पीछे जो थ्योरी थी कि हमारा जीवन इतना बदरंग है इसलिए हमारे मसाले बड़े चटक हैं। ये पूरे देश में नारायण अम्मा के यहाँ बिरयानी खाइएगा तो भी वो बिरयानी का जो स्वाद है वो बाकी ढाबे पे या बाकी जगहों पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एक जो जीवन में रस भरना और रंग भरना वो ये महिलाएं खूब जानती। तो कोई दया की पात्र नहीं। यहाँ मेरा ये बहुत मजबूती से मानना है कि हम जो क्योंकि मैं इस समुदाय में पैदा नहीं हुई, मैं इस वर्ग में नहीं पैदा हुई, इसलिए मुझे लगता है कि हम जो लोग नहीं हैं, जो अपने को डी क्लास और डीकास्ट होने की प्रक्रिया में, प्लीज कृपया आंसू नहीं चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। ये आप किसी मुगालते में मत रही। ये हम जब सोचते हैं कि हम इस कास्ट में नहीं, हम तो बड़े प्रिविलेज हैं, तो हमारे बड़े जल्दी आमिर खान स्टाइल आंसू आने लग जाते हैं। तो ये इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं, जो बुलंद औरतें हैं, इनमें से किसी को हमारे आंसू इस सभ्य समाज के ऊपर ये तमाचा मारना चाहती हैं, और वो तमाचा मार रही हैं। जब वो टोकरियां जलाती हैं तो इस सभ्य समाज के ऊपर तमाचा मारती हैं, राजनीतिक सत्ता से ये सवाल पूछती हैं, क्योंकि कास्ट एक पॉलिटिकल इशू है। इसी पॉलिटिकल इशू के चलते
देश में आज हम मैला ढोने की व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, मैला ढोने की कुप्रथा को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज की सरकार 100 करोड़ पिछले बजट में, आप सबको पता होगा, मुझे बोलना की जरूरत नहीं है, 100 करोड़ पिछले बजट में रखा गया था मैला ढोने के उन्मूलन के लिए। 100 करोड़। इस साल क्या हुआ? 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। सरकार खर्च नहीं कर पाई, मैला ढोने वाले लोग नहीं मिले, 1 पैसा। इस साल फिर बजट रखा गया है और 2 साल पहले देश के संविधान में अभी डी राजा चले गए, नहीं तो मैंने उनसे भी पूछा था कि संसद में ये ऐलान हुआ कि सर्वे होगा। मंत्री ने ऐलान किया कि सर्वे होगा, आज तक वो सर्वे नहीं हो पाया। वजह पूछिए आप तो पता चलता है कि कोई एजेंसी नहीं मिली जो देश भर में मैला ढोने वालों का सर्वे कर सके। तो ये जो राजनीतिक एपैथी है, इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं से भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके हित सधे हुए हैं कि मैला ढोने वाले मैला ढोते रहे, बाकी जाति के लोग भी वही काम करते रहे, कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन या ह्यूमन फेस हो जाए। तो आज के दौर में मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती कि किस तरह से डी क्लास और डी कास्ट होने की जो प्रक्रिया है और इनके जो आंदोलन की प्रक्रिया है वो एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे अपने को असर्ट करे। नारायण अम्मा और तमाम लोग यहाँ पर आए, उन सबको मैं अपना सलाम पेश करती हूँ। और यह किताब और सारा जो पूरा मेहनत है वो इसीलिए सफल हो पाई, मैं आज यहाँ खड़ी हो पाई। आप लोगों के साथ मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके साथ यहाँ खड़ी हो पाऊँ, क्योंकि आपने जो अपने जीवन में संघर्ष किया उसकी बदौलत ही इतनी चर्चा हो पाई। और आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि ये मौका आप लोगों ने मुझे दिया।